सभी बच्चों को नमस्ते और आज के कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। अमित सर, आप प्रेजेंट मत कीजिए, स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए सर, ताकि हमारे छात्र प्रेजेंट कर सकें। नमस्ते मैम। मैम, आपकी आज्ञा हो तो हम शुरू करें। 1:10 हो चुका है। हाँ, हमें बिल्कुल समय पे शुरू करना चाहिए। जी मैम। संस्कृति, जानवी। यस मैम। नमस्ते। आप सभी का हिंदी दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देवी सरस्वती को साहित्य, कला और स्वर की देवी माना जाता है। आज के इस स्वर्णिम समारोह का प्रारंभ हम माँ सरस्वती जी की वंदना से करेंगे। सरस्वती वंदना हेतु मैं दीपा मैम को आमंत्रित करना चाहूँ। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्यवाद दीपा मैम। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार। राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार। हिंदी भाषा का जयकारा लगाते हुए अब मैं आशा मैम से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि जी का स्वागत एवं परिचय दें। नमस्ते। आज हमारे मध्य पत्रकारिता जगत के शिरोमणि, अद्भुत प्रतिभा के धनी श्री राहुल देव जी उपस्थित हैं। 40 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। आपने हिंदी और अंग्रेजी, मुद्रित और टीवी दोनों माध्यमों में शीर्ष स्तरीय काम किया है। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है। पत्रकारिता की शुरुआत आपने लखनऊ के अंग्रेजी दैनिक द पायनियर से किया। उसके बाद आप लखनऊ और दिल्ली में वीकली करंट, फ्रॉम इंडिया, इंस्टेंट वीकली तथा द वीक में काम करने के बाद माया पत्रिका से 1986 में आपने हिंदी पत्रकारिता में प्रवेश किया। आप दैनिक जनसत्ता के संपादक, दैनिक आज का समाज और साप्ताहिक इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक रहे हैं। आज तक के प्रमुख पद से टीवी पत्रकारिता की शुरुआत करके आपने दूरदर्शन न्यूज, जी न्यूज, जनमत में एंकर तथा अन्य शीर्ष जिम्मेदारियां निभाई। सीएनईबी न्यूज चैनल के प्रधान संपादक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे। इस सब के साथ आप अपनी संस्था सम्यक न्यास के माध्यम से लोक स्वास्थ्य, HIV एड्स, बाल स्वास्थ्य तथा विकास, पत्रकारिता, पत्रकार प्रशिक्षण आदि पर राष्ट्रीय तथा यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएन एड्स, मैको जैसी संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। सम्यक न्यास की मूल और सर्वोच्च चिंता तथा सक्रियता हिंदी सहित
सारी भारतीय भाषाओं पर गहराते संकट और उनके बचाव, संवर्धन तथा भविष्य पर विमर्श तथा लोक जागरण पर केंद्रित है। केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य रह चुके सर आप संप्रति गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। आपको मई 2017 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2015 का गणेश शंकर अवार्ड विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप 2015 से 2019 तक 16वीं लोकसभा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित अध्यक्षीय शोध कदम के मानद सलाहकार रहे हैं। संप्रति आप केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के सदस्य हैं। सर, आपका परिचय देना गागर में सागर भरने के समान है। हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे समारोह की शोभा बढ़ाई है। मैं रामरत्ना अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की ओर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत आशा मैम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद आशा मैम। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाना है और पूरे देश को एक सूत्र में बांधना है। वर्तमान समय में हिंदी देश में सबसे अधिक और दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। रोजाना हिंदी के मान स्वप्न सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हिंदी दिवस का इतिहास, महत्व और उद्देश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आर्यन भैया और दृष्णा दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगी। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्य कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। रामचरितमानस एक साहित्य कृति है जो हिंदी में भगवान राम की कथा का वर्णन करती है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिसे 26वीं शताब्दी में लिखा गया था। हिंदी सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित है। हिंदी एक भाषा के रूप में विकसित होकर राज्य भाषा बन गई है। नमस्ते। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सावरकर जी ने सन 1906 से ही प्रयत्नशील थे। लंदन स्थित भारत भवन में संस्था अभिनव भारत के कार्यकर्ता रात्रि को सोने के पहले स्वतंत्रता के 4 सूत्रीय संकल्पों को दोहराते थे। उसमें चौथा सूत्र होता था हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। अंडमान की सेल्यूलर जेल में रहते हुए उन्होंने बंदियों को शिक्षित करने का काम तो किया ही, साथ ही साथ वहां हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु काफी प्रयास किया। 1911 में कारावास में राजबंदियों को कुछ रियायतें देना शुरू हुई तो सावरकर जी ने उसका लाभ राजबंदियों को राष्ट्रभाषा पढ़ाने में लिया। तो सभी राजबंदियों को हिंदी का शिक्षण लेने के लिए आग्रह करने लगे। हालांकि दक्षिण भारत के बंदियों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे उर्दू और हिंदी को एक ही समझते। इसी तरह बंगाली और मराठी भाषा भी हिंदी के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण कहते थे कि इसमें व्याकरण और साहित्य नहीं के बराबर। तब सावरकर जी ने इन सभी आक्षेपों के जवाब देते हुए हिंदी साहित्य, व्याकरण, प्रौढ़ता, भविष्य और क्षमता को निर्देशित करते हुए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के सर्वथा योग्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने हिंदी की कई पुस्तकें जेल में मंगवा ली और राजबंदियों की कक्षाएं शुरू कर दी। उनका यह भी आग्रह था कि हिंदी के साथ बांग्ला, मराठी और गुरुमुखी भी सीखी जाए। इस प्रयास के चलते अंडमान की भयावह कारावास में ज्ञान का दीप जला और वहां हिंदी पुस्तकों का ग्रंथालय बन गया। कारावास में तब भाषा सीखने की होड़ सी लग गई थी।
कुछ माह बाद राजबंदियों का पत्र व्यवहार हिंदी भाषा में ही होने लगा। तब अंग्रेजों को पत्रों की जांच के लिए हिंदी भाषी मुंशी रखना पड़ा। संसार में अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के उपरांत हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। स्वतंत्रता मिलने के उपरांत लंबे विचार विमर्श के उपरांत आखिरकार 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय के उपरांत हिंदी को हर क्षेत्र में प्रचारित करने के लिए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। आज के आधुनिक काल में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित हुए। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ रखता है और लोगों को उनकी मूल संस्कृति का स्मरण कराता है। हिंदी दिवस पर भारत के राष्ट्रपति लोगों को भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हैं। हिंदी भारत गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। हिंदी दिवस आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए समर्पित है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक सभी हमारी राजभाषा को सम्मान देते हैं। जितनी संवेदनशीलता हिंदी भाषा में है, कदाचित और किसी भाषा में होगी। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संभवतः कोई ऐसी क्षेत्र अथवा प्रांत होगा जहां हिंदी भाषा का प्रयोग न हो। फिर भी इसे हिंदी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतनी समृद्ध भाषा कोश होने के उपरांत भी आज हिंदी लिखते और बोलते वक्त अधिकतर अंग्रेज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और तो और हिंदी के कई शब्द चलन से ही हट गए। ऐसे में हिंदी दिवस मनाना जरूरी है, इससे लोगों को यह याद रहे कि हिंदी उनकी राजभाषा है और उसका सम्मान व प्रचार प्रसार करना उनका कर्तव्य है। हिंदी भाषा मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों को आभास कराया जा सके कि जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इस भाषा का विकास नहीं होगा। लोगों के मन से हिंदी भाषा के प्रति भावना को निकालना और हिंदी के प्रति गौरवान्वित करना हिंदी दिवस का उद्देश्य है। हिंदी एक विरासत है, हमें इसे बचाना है। आज इसे अपनाकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद आर्यन भैया और कृष्णा जी। कृपया ध्यान दें, प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज के लिए चैट बॉक्स में एक लिंक साझा किया गया है। आप सभी का अनुरोध है कि अपना नाम लिखकर इसमें प्रतिभागी हो। जानवी, एक बार फिर से सबको बताओ कि लिंक जो है वो चैट बॉक्स में है, वहां से सभी लोग लॉगिन करें और सब इसके अंदर भाग ले सकते हैं। हाँ मैम, कृपया ध्यान दें, प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज के लिए चैट बॉक्स में एक लिंक साझा किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि अपना नाम लिखकर इसमें प्रतिभागी हो। इसके आगे की कंपेयरिंग कर दीजिए। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुसूल, मिटत नहीं कुसूल। यह प्रसिद्ध दोहा भातेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता निज भाषा में लिखा है, जिसका भावार्थ है निज यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से लेना जरूरी है, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। अब आप सभी के समक्ष कक्षा चौथी के छात्र दोहा गायन प्रस्तुत करने आ रहे हैं। करतल ध्वनियों से आप इन सभी का स्वागत कीजिए।
शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन कबीरा, रही शील में आन। नमस्ते, मेरा नाम प्रगट पवार है और मैं आपको एक दोहा सुनाने जा रहा हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, बड़े सो पंडित हो। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले, कबीरा जग अपना कर ले। नमस्ते, मेरा नाम जानवर है। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वह पाप, जहाँ क्रोध तहाँ कलह है, जहाँ क्षमा वह आप। अति सुंदर दोहा गायन प्रस्तुति। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए। कृपया ध्यान दें, प्रश्न और उत्तरी अर्थात क्विज के लिए चैट बॉक्स में एक लिंक साझा की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि अपना नाम लिखकर इसमें प्रतिभागी हो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। गत माह यूनिवर्सल हाई विद्यालय द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्र मोहक दागा विजयी हुए। मैं मेरे सहपाठी मोहक से अनुरोध करती हूँ कि वे कविता की प्रस्तुति करें। मोहक के स्वागत तथा उत्साहवर्धन हेतु तालियों की गूंज हो जाए। दृष्णा, मुझे एक सवाल पूछना है कि क्विज के लिए आपने लिंक भेजा है और सबसे अनुरोध किया है कि वो क्विज में हिस्सा लें, तो क्विज कब है? इस सब के बाद में है? जी मैम, नमस्ते मैम। मैम, इसके बाद क्विज है। उसमें नामांकन मतलब प्रतिभागी होने के लिए समय दिया जा रहा है, तो इसलिए बार बार ये अनाउंसमेंट की जा रही है मैम, ये सूचना दी जा रही है। ठीक है, धन्यवाद आशा। सभी को मेरा नमस्ते। मैं मोहन आप सभी के समक्ष मुझको कब तक रोकोगे कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ। यह कविता अमिताभ बच्चन जी ने गाई है और आत्मविश्वास को दर्शाती है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर और कल जेबों में आशाएं, दिल में अरमान नहीं, कुछ कर जाने कुछ कर जाने। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको तक रोकोगे, तुम मुझको तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में फैलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कर सकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ फिर झुकने का शौक नहीं। अपनी निहातों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में
जब जब भी मुझको झोंकोगे अब कल सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको अब तक रोकोगे, तुम मुझको अब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। धन्यवाद मोहक भैया। कृपया ध्यान दें, प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज के लिए चैट बॉक्स में एक लिंक साझा किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि अपना नाम लिखकर इसमें प्रतिभागी हो। कार्यक्रम का अग्रसर करते हुए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विभाग के छात्रों कई गतिविधियां की। आइए इन गतिविधियों की झलक इस चलचित्र के माध्यम से देखते हैं। यक्ष। Yes, ma'am. हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान हिंदू संत और नेता थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। भारत के लोगों को आजाद करने में जितनी भूमिका पुरुषों ने की, उतनी ही भूमिका महिलाओं ने भी की। उनमें से एक है तारा रानी श्रीवास्तव। चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलोगे, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वह एक समाजवादी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मुझे अंग्रेजों के लिए काम करना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने आजाद हिंद फौज का गठन किया है और मैंने लोगों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मांगने से नहीं मिलती है, इसे छीनना पड़ता है। दिवस में बताने वालों फतेह सिंह के बारे में। फतेह सिंह यूरोपियन के सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने मुगलों से आई थी और मुगलों ने बोला था कि तुम अपना धर्म बदल लो। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और पेशे से वकील बने। वे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा। प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक विभाग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
चलिए अब समय है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का। आप सभी ने लिंक के माध्यम से अपना नाम डालकर जुड़ गए हैं। अब यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। सर यहाँ वो प्रश्नोत्तरी के जो परिणाम है वो दिखाए जा रहे हैं, कोई अभी कुछ कह नहीं रहा है। अच्छा ठीक है। करीब 90 लोगों ने इसमें भाग लिया था। अच्छा। और जैसे जैसे सबका
कार्य समाप्त अच्छा हो रहा है, अच्छा वैसे वैसे अच्छा। परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये इतने अंक मिले सबको? जी। वाह। ये कितने, 10,000 में से है कि कितने में से है? पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है सारे तो जवाब सही थे शायद। 7,000 में से। 7,000 में से, अच्छा। 7,000 में, अच्छा। तो बिना गलत जवाब हुए कैसे मार्क्स कम हुए? शायद वो स्पीड पर भी था, कितनी तीव्रता से हाँ आप हाँ हाँ, जवाब बिल्कुल देते बिल्कुल। हैं। हम्म। ये तो केबीसी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जैसा हो गया। हाँ, अच्छा। बहुत मजेदार था। आपको तो सिर्फ 6,030 अंक मिले हैं। क्या करें सर, गड़बड़ है। आपके पास कुछ क्लासेस लगाते हैं अभी। अच्छा, और कुंज को मिले 6,735, सबसे ज्यादा। जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। कहाँ है कुंज? कुंज, यस मैम। बधाई हो बेटा, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ कुंज, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो तुम्हारा नाम केवल कुंज है? वैसे तो कुंज के आगे पीछे भी कुछ होता है। सारडा, कुंज सारडा। साडा, साडा तो उपनाम हो गया ना? अच्छा। अब ये भी देखना पड़ेगा कि सारडा है कि सारदा है, सही इसका असली मूल उच्चारण क्या है, तुमको मालूम है क्या? कुंज, यस सर ने मैम। आपसे कुछ पूछा है। सर पूछ रहे हैं कि आपका ये जो उपनाम है, सरनेम है, उसका सही उच्चारण क्या है? सारडा, सारडा। सारडा, अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। परिणाम हमारे सामने है। विजेताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। परिणाम एक बार फिर से दिखाइए, हमें नहीं नजर आ रहे हैं। मैम कुछ एंड हो गए हैं। कोई बात नहीं, कोई सभी विजेताओं के नाम अगर आप कह सकें, आप में से कोई भी एक। मैम, पहले स्थान पे कुंज सारडा हैं, दूसरे स्थान पर हैं अशोक सर, बधाई हो। और तीसरे स्थान पर दुविधा है। मैं चैट बॉक्स में यहाँ शेयर करती हूँ तब तक। कोई बात नहीं, सभी विजेताओं को और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। कार्यक्रम का संचालन आगे शुरू किया जाए। हास्य कविता। हास्य साहित्य के 9 रसों में से एक रस है। हास्य रस निरंतर प्रचलित और लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि समाज में चर्चित और ज्वलंत समस्याओं और घटनाओं पर व्यंग करके अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यंग साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विधाओं में गिना जाता है। अब आपके समक्ष कक्षा 6ठी के छात्र नमन मिश्रा एक हास्य कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम नमन मिश्रा है। मैं कक्षा 6वीं का विद्यार्थी हूँ और आज हिंदी दिवस समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप सबको एक हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन उस हंसी को रोकिएगा मत, जरूर हंसेगा। क्या बताएं आपसे हम हाथ मलते रह गए, क्या बताएं आपसे हम हाथ मल कर रह गए। गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। भूख, महंगाई, गरीबी, इश्क हमसे कर रही थी,
भूख, महंगाई, गरीबी, इश्क मुझसे कर रही थी। एक होती तो निभाता, एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही। एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। मच्छर, खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे। मच्छर, खटमल और चूहे घर में मेरे मेहमान थे। मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे। मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे। रात को कुछ चोर आए, सोचकर चकरा गए। रात को कुछ चोर आए, सोचकर चकरा गए। हर तरफ चूहे ही चूहे देख घबरा गए। हर तरफ चूहे ही चूहे देख कर घबरा गए। हमने तब लाइट जलाई, डायरी ले पिल पड़े। हमने तब लाइट जलाई, डायरी ले पिल पड़े। 4 कविता 5 मुक्तक, 4 कविता 5 मुक्तक, गीत 10 हमने पढ़े। चोर क्या करते बेचारे, उनको भी सुनने पड़े। रो रहे थे चोर सारे भाव में बहने लगे। रो रहे थे कविता सुन के रो रहे थे चोर सारे भाव में बहने लगे। 100 का नोट देकर इस तरह कहने लगे, कवि है तू करुण रस का, कवि है तू करुण रस का, हम जो पहले जाने जाते, सच बताए दुम दबाकर दूर से ही भाग जाते। सच बताए दुम दबाकर दूर से ही भाग जाते। अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप है। अतिथि को कविता सुनाना ये भयंकर पाप है। हम तो केवल चोर है, तू तो डाकुओं का बाप है। तू तो डाकुओं का बाप है। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे नमन। नमन को नमन करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। जानवी, संस्कृति। बहुत बहुत खूब नमन, मेरी हंसी अभी तक नहीं रुक रही। मुझे लगता है कि तकनीकी खराबी के कारण जानवी आगे नहीं बोल पा रही हैं। तो हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन, पंत, दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी, सुर, मीरा, जायसी की तान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी साहित्य में कई विख्यात लेखक लेखिका तथा कवि कवियत्र ने ऐसी कई रचनाएं की हैं जिनके द्वारा लिखे गए उपन्यास, कहानी, कविताएं, नाटक, दोहे आदि के माध्यम से लोगों को संदेश, सीख तथा जागृत किया जाता है। इन कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाओं की जानकारी देने हेतु मैं ऋचा और प्रांजल का स्वागत करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से प्रांजल और ऋचा का स्वागत करें। धन्यवाद मैम। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। इनकी कहानियां यथार्थवादी होती हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल तथा मुहावरेधार भाषा के लिए विख्यात है। प्रमुख रचनाएं: मानसरोवर, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। यह सभी साहित्य रचनाएं बहुत ही रोचक है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से
छायावाद की स्थापना की। प्रमुख रचनाएं प्रेम पथिक, करुणालय, छाया, कंकाल, उर्वशी, कामना, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, जुलूस, ठुमरी, वन तुलसी की गंध, पंचलाइट, ठेस इत्यादि। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का भी उल्लेख मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। प्रमुख रचनाएं बिखरे मोती, मुकुल, चित्रधारा, झांसी की रानी, कदम का पेड़, उन्मादिनी इत्यादि। इनकी सभी रचनाओं की सादगी हृदयग्राही है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावाद युग की प्रसिद्ध कवित्री है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत तेंदु पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, अतीत का चलचित्र, स्मृति के रेखाएं तथा पथ के साथी। इनकी रचनाओं की भाषा शुद्ध व खड़ी बोली है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनके जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुप्त जी लोक संग्रह कवि थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, गांधीवाद, पारिवारिक जीवन तथा नारी का वर्णन उल्लेखित है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, रंग में भंग, राजा प्रजा, चंद्रहास इत्यादि। माखनलाल चतुर्वेदी कवि, लेखक तथा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के कारण इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। प्रमुख रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे घरा। इनके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण भी लिखे हैं। इनके भाषणों के चिंतक की लाचारी तथा आत्मदीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। भारत भूषण जी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। भूषण जी रीतिकाल के कवियों में से एक है। अपनी कविताओं तथा वक्तव्यों के लिए चर्चित है। प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दुष्णोलस्सा इत्यादि। इनके अलावा हिंदी साहित्य के अथाह सागर में ऐसे अनगिनत रत्न और भी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा दीदी और प्रांजल दीदी, आपने हमें इतनी अनमोल जानकारियां दी। हम जरूर इन रचनाओं का वाचन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता एवं रसास्वाद के गुण विरासत में मिले हैं। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इन्हीं कविताओं में से एक कविता कदम मिलाकर चलना होगा चलचित्र के माध्यम से कक्षा 9वीं के छात्र एक मुंह में कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। करतल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिए। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। नीच हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में
हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में। उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्यारे में, अंधकार में, कल खचार में, बीच धार में, घोर घृणा में, कूट प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में। जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर धैर्य पथ, प्रगति चिंतन कैसे इत्यत, सस्मित हर्षित कैसा श्रमश्रत, असफल सफल सम्मान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वत्ता से मुखरित मधुवन, पर हति अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं माननीय मुखिया अतिथि जी से निवेदन करती हूँ कि सभा को संबोधित करें। बहुत धन्यवाद जानवी, और धन्यवाद जया जी सहित सभी शिक्षिकाओं को और सभी अपने प्यारे बच्चों को। मुझे रामरत्न इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी बार आकर बहुत समझ लीजिए कि दो गुनी खुशी हो रही है। तो आपसे एक दोस्ती तो पहले हो ही चुकी है, लेकिन अब आज थोड़ी वो और गहरी हो गई। और आपने हिंदी पर इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इसने तो बिल्कुल मेरे मज़े को 100 गुना कर दिया। तो जिन जिन बच्चों ने इन सारी गतिविधियों में भाग लिया, उनको मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, प्यार देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ उनका। आपने ये सिद्ध किया कि हिंदी के लिए आपके मन में कितना प्यार है, कितना अनुराग है और कितनी अच्छी सकारात्मक भावना है। एक छोटी सी बात मुझे बतानी थी। अभी कवियों का परिचय दे रहे थे, हिंदी के प्रमुख कवियों का, उसमें जो भारत भूषण जी का परिचय दिया गया था, उसमें थोड़ा सा भ्रम हुआ है। जिन कवि का परिचय दिया गया उनका नाम उनको केवल भूषण कहा जाता है, महाकवि भूषण। भारत भूषण भी हिंदी के कवि हुए हैं, लेकिन वो आधुनिक काल में हुए हैं। और ये जो महाकवि भूषण हैं, ये 1613 में हुए थे, 17वीं शताब्दी में। तो ये छोटी सी एक बात है जो आगे से आप अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। मुझे आज थोड़ा आश्चर्य भी हुआ शुरू में हिंदी और राजभाषा दिवस के बारे में जो परिचय दिया गया कि ये कैसे बना, हिंदी राजभाषा कैसे बनी। तो उसमें मैंने जब ये पढ़ा कि सावरकर जी ने उसको राष्ट्रभाषा बनाने का काम शुरू किया, विचार दिया और उसके बाद वो इसमें लगे रहे, तो मैं थोड़ा झटका लगा मुझे। और उसमें जब मैंने गांधी जी का नाम नहीं पाया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के तमाम उन नेताओं का नाम नहीं पाया जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार दिए, संघर्ष किया और कई दशकों तक इस बात को उठाते रहे, समर्थन करते रहे, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों या वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हों या सर गोपाल स्वामी अयंगर हों, सुभाष चंद्र बोस हों, लाला लाजपत राय हों। तो फिर मैं इतनी देर से बैठा हुआ ढूंढ रहा था कि ये क्योंकि मैंने ही जानकारी में ये पहली बार बात आई कि इसका श्रेय हम सावरकर जी को देंगे। तो अभी मिल गया मुझे, वो हिंदी विकिपीडिया पर ये उनके बारे में बताया गया है और फिर समझ में आ गया कि आपने कहाँ से लिया है। लेकिन मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि हिंदी के
को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने के इतिहास की जब बात की जाए तो उसमें सावरकर जी का जो योगदान है उसको जरूर रखा जाए, लेकिन जो वो नाम उसमें छूट गए वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम हैं, उनका होना अनिवार्य है। उनको शामिल न करना ये एक बहुत ही गलत और अधूरी समझ बनाता है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कि सर आपने जो कहा उससे पूरी तरह सहमत हैं और इस त्रुटि को हम जरूर सुधारेंगे। और शायद मुझे लगता है बच्चों ने सिर्फ एक उदाहरण, एक एक्सर्प्ट जो वीर सावरकर जी का लिया है, वीर सावरकर जी का, उसमें दूसरों के योगदान को जोड़ा नहीं है, जो कि जरूर जोड़ा जाना चाहिए था। और आपके इस सुझाव के लिए बहुत धन्यवाद। और आगे से हम इस बात का मुझे लगता है कि जी धन्यवाद, जरूर ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कि हिंदी की शिक्षिका इसको शायद देख नहीं पाई होंगी। खैर जो भी है जी। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कब और क्यों और कैसे हिंदी को राजभाषा बनाया गया, और ये कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। लेकिन दरअसल 14 सितंबर को हम राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये भी ठीक लिखा है कि ये हिंदी का जन्मदिन नहीं है, ये राजभाषा हिंदी का जन्मदिन है। और पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक इस बात पर लगभग सर्वानुमति थी, और देश की सभी प्रमुख भाषाओं के जो सारे प्रमुख नेता जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसके अग्रणी नेता थे, वो सब इस पर सहमत थे कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। और हिंदी का सबसे बड़ा प्रवक्ता, हिंदी का सबसे बड़ा संवर्धक और उसको प्रमुखता देने वाला अगर कोई व्यक्ति इतिहास में मेरी जानकारी में हुआ है तो वो महात्मा गांधी थे। उनसे बड़ा आज तक हिंदी का कोई समर्थक नहीं हुआ। और संविधान सभा में भी और एक जो राष्ट्रीय सहमति बनी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रश्न पर, वो भी गांधी जी का किया हुआ काम था। क्योंकि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन हम लड़ रहे थे, देश लड़ रहा था, तो फिर उनके सभी समर्थकों ने, सभी उनके जो सहायक थे और उनके साथ के जो सहयोगी नेता थे, उन्होंने भी इस बात के महत्व को समझा। और गांधी जी पूरे जीवन भर इस बात को उठाते रहे और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी या भारतीय भाषाओं की कीमत पर आज़ादी भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो अधूरी आज़ादी होगी। एक स्वतंत्र देश को अपनी भाषा में ही अपना काम करना चाहिए, वही उसकी पहचान हो सकती है। एक विदेशी भाषा, एक ऐसी भाषा जिसने हमें गुलाम बनाया, वो एक देश के एक स्वतंत्रता के बाद उसकी भाषा कैसे हो सकती है और क्यों होनी चाहिए। और हिंदी क्यों राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसके बारे में भी गांधी जी सहित सभी लोगों का बहुत सीधा एक सवाल जवाब था, और वो आपको भी मालूम होना चाहिए, मालूम ही होगा मैं समझता हूँ। इसलिए नहीं कि हिंदी मराठी से श्रेष्ठ भाषा है या गुजराती से श्रेष्ठ भाषा है या बांग्ला से या तमिल से, तेलुगु से, कन्नड़ से, संस्कृत से। हिंदी भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा नहीं है। हिंदी भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से भी नहीं है। हालांकि ये कही गई बात आपके प्रस्तुतिकरण में ये भी था। हिंदी एक अपने अलग अलग विविध रूपों को, और हिंदी का पूरा इतिहास हम देखेंगे तो वो लगभग 1000 साल पुराना है। शायद मराठी उससे कुछ 100 साल पुरानी निकल सकती है। तमिल तो संस्कृत के बराबर ही प्राचीन मानी जाती है। तो संस्कृत और तमिल और भी कुछ भाषाएं हैं जो शायद हिंदी से ज़्यादा प्राचीन होंगी। और हिंदी सर्वश्रेष्ठ भाषा भी नहीं है, ये मैंने कह दिया, क्योंकि कई ऐसी भाषाएं हैं जो हिंदी से ज़्यादा समृद्ध हैं। तमिल, संस्कृत तो है ही, उसके बारे में कोई कहने की ज़रूरत नहीं। बांग्ला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं
और गुजराती के बारे में उतना कहना अभी शायद कठिन होगा, लेकिन ये इनके पास हिंदी से ज़्यादा बड़ा, जिसे हम जो आधुनिक हिंदी है जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं, जिसको हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, इस हिंदी से ज़्यादा समृद्ध साहित्य और इतिहास इन भाषाओं के पास है। तो फिर हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया गया, या उसको राष्ट्रभाषा बनाने की बात क्यों की जाती रही 50 साल तक? 50 नहीं, अगर सावरकर जी ने 1906 में इसकी बात की तो 1900, हालांकि वो भी विदेश में थे, और गांधी जी भी 1915 से पहले दक्षिण अफ्रीका में थे, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था, बात करनी शुरू कर दी थी। हो सकता है कि दोनों में एक समांतर हिंदी को लेकर विचार रहे हों, और हम ये जानते हैं कि लंदन में गांधी जी सावरकर से मिलने भी गए थे। हालांकि दोनों में कोई सहमति नहीं बन पाई कुछ चीज़ों को लेकर के, राष्ट्रीय आंदोलन कैसे होना चाहिए। सावरकर हिंसक क्रांति के समर्थक थे, गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। एक ही कारण है जिसके कारण दूसरी हिंदी से ज़्यादा समृद्ध और प्राचीन भाषाओं के बड़े बड़े नेता और विद्वान भी हिंदी को, जो अपेक्षाकृत बाद की एक युवा भाषा है, उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तैयार हुए, और उसके बाद संविधान सभा की बहसों के बाद राजभाषा बनी वो, कि वो देश में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों द्वारा समझी और बोली जाती है। और एक राष्ट्रभाषा के लिए या राजभाषा के लिए सबसे बड़ी शर्त यही है कि देश के अधिक से अधिक लोग उससे परिचित हों, उसको बोल और समझ सके। उसमें लिखना और पढ़ना वो एक उसके बाद आता है, लेकिन बोलना और समझना ये जिस भाषा में सबसे ज़्यादा है, वही भाषा राष्ट्रभाषा या राजभाषा हो सकती है, क्योंकि उसमें पढ़ना लिखना और उसमें कामकाज करना सीखने में लोगों को कम समय लगेगा, कम श्रम लगेगा, बजाय किसी ऐसी भाषा को जो उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं बोलते और समझते। तो हिंदी की व्याप्ति जो थी, लगभग उस समय भी वो 70-75% देश के लोग जिस भाषा को किसी न किसी रूप में समझते थे। और भाषा के बहुत रूप होते हैं। आप लोग मुंबई में हैं, अब मुंबईया जो हिंदी है वो दिल्ली की हिंदी से बहुत अलग है ना। अभी आखा मुंबई में जो बोली जाती है वो तो बिल्कुल अलग है ना। ये हिंदी की ये मुंबईया हिंदी है ना। तो ऐसे ही हर जगह की अपनी हिंदी है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे, दक्षिण के लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उसका एक अलग स्वर और अलग रंग होता है। पंजाबी लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उसका एक अलग स्वाद होता है। मराठी का अलग है, गुजराती का अलग है, असमिया का अलग है, बांग्ला लोगों के अलग है। तो ये हर भाषा के साथ होता है। हर भाषा के कई अलग अलग रूप और उच्चारण होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद वो भाषा वही रहती है। और एक भाषा के भीतर की ये जो विविधताएं हैं, ये उस भाषा को और समृद्ध बनाती हैं। संविधान सभा में क्या हुआ कि हिंदी राष्ट्रभाषा तो हो जाती, लेकिन वहाँ पर फिर कुछ दक्षिण के और कुछ लोगों को ये डर सताने लगा, और इसमें अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को अलग अलग खाइयों में बांटने की, अलग अलग भेदों में बांटने की जो एक नीति अपनाई थी 100-200 साल पहले से। तो उन्होंने जहाँ जहाँ देश के मानस को, देश के लोगों को बांटा जा सकता था, उनमें भेद और मतभेद और संघर्ष पैदा किया जा सकता था, वहाँ वहाँ उन्होंने इसके बीज डाले, जिसको कहते हैं हम बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। तो लगभग 50 साल पहले से तमिल में, दक्षिण की कुछ भाषाओं के में उन्होंने उत्तर भारत और हिंदी से अलगाववाद के बीज डाल दिए थे अंग्रेजों ने। यही काम उन्होंने बंगाल में भी किया, ये काम उन्होंने पश्चिम में, गुजरात और महाराष्ट्र में भी किया। तो जहाँ जहाँ वो कर सके, और एक
एक झूठा डर ऐसा पैदा हो गया जिसमें थोड़ी सी गलती हिंदी वालों की भी थी। उस समय हिंदी को लेकर दो अलग अलग पक्ष थे संविधान सभा में। एक था जो बिल्कुल शुद्धतावादी और कट्टर हिंदीवादी था, जो संस्कृत निष्ठ हिंदी चाहता था, और एक वर्ग था, गांधी जी उस दूसरे वर्ग में थे, नेहरू, गांधी और बाकी लोग, जो हिंदी, इस कट्टर संस्कृत निष्ठ हिंदी की जगह हिंदुस्तानी की बात करते थे, जिसमें उर्दू और दूसरी भाषाओं के शब्द भी मिले जुले हों, क्योंकि वही हिंदुस्तानी आज भी देश में सारे हिस्सों में बोली जाती है और समझी जाती है। और उस समय भी यही स्थिति थी। संस्कृत निष्ठ हिंदी तो आज भी बहुत कम लोगों की समझ में आएगी। अगर मैं भी अभी अगर यहाँ पूरी तरह संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलना शुरू कर दूं, अगर मैं कर सकता हूं तो, क्योंकि वो मेरे लिए भी आसान नहीं है, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। और उस समय तो और भी विकट स्थिति थी। तो ये एक जो बहुत व्यापक भाषा होती है, बहुत लोकप्रिय भाषा होती है, वो हमेशा थोड़ी मिली जुली भाषा होती है। तो अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी को ही बनना था तो फिर संस्कृत को भी बना दिया जाता है, क्योंकि कई संविधान सभा के सदस्यों ने ये प्रस्ताव किया था, डॉक्टर अम्बेडकर भी उसमें शामिल थे, कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। तो जाहिर है कि ये कोई तर्कपूर्ण बात नहीं थी, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया गया, इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी। एक समझौते के तहत, जिसको मुंशी आयंगर समझौता कहते हैं, मुंशी यानी कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी जो गुजराती भाषी थे, और सर गोपाल स्वामी आयंगर जो तमिल भाषी थे। इन दोनों बहुत बड़े वकील थे उस समय के, देश के सबसे बड़े वकीलों में से दो ये लोग थे। इन्होंने मिलकर एक फॉर्मूला निकाला, एक समझौता किया, और उसको कहते हैं मुंशी आयंगर फॉर्मूला, और उसके तहत हिंदी राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा नहीं बनी। तो आप लोगों जिनकी रुचि है, मैं चाहूंगा कि हमारे संविधान में जो भाषा के लिए जो प्रावधान है, जिसमें हिंदी की बात आती है, उसको भी आप लोग पढ़िए। तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं 343 से 351, इसको आपको पढ़ना चाहिए। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है 351, जो अंतिम वो है। अब मैं उस लंबी बहस में नहीं और उस इतिहास में नहीं जाऊंगा कि जब हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया गया, तो फिर इंग्लिश आज तक कैसे इस रूप में इतनी शक्तिशाली होकर बनी हुई है। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा जानना जरूरी है। जो उस समय प्रावधान किया गया उस समझौते के तहत, क्योंकि कुछ लोगों को डर था, जिनकी पूरे देश के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बड़े वकील थे, और संविधान सभा में ज्यादातर वकील थे, उनको ये डर था कि अगर एक झटके में अंग्रेजी चली गई और हिंदी आ गई, तो फिर हमारे जैसे लोग हम क्या करेंगे। हमें तो आदत नहीं है किसी भी भाषा में कानून ना तो पढ़ने की, ना पढ़ाने की, ना अदालतों में उस भाषा में काम करने की। और जो हमारा एक दबदबा है, हमारी जो ताकत बनी हुई है अपनी बहुत अच्छी अंग्रेजी के कारण, जो एक प्रशासनिक ढांचा अंग्रेजों ने हमें दे दिया है, पहले जो ICS था वो आज IAS हो गया है, उस सब वो एक झटके से कैसे बदला जाएगा। गड़बड़ हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, कामकाज पर उसका असर पड़ेगा, प्रशासनिक समस्याएं पैदा होंगी। तो ये तय हुआ कि 15 साल तक अंग्रेजी भी हिंदी के साथ एक राजकीय आधिकारिक भाषा के रूप में रहेगी। इन 15 सालों में अंग्रेजी को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा, हिंदी की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी, लोगों को सारे काम हिंदी में करने का अभ्यास दिलाया जाएगा, हो जाएगा, और 15 साल बाद हिंदी भारत की एकमात्र राजभाषा होगी। जो दूसरी भाषाएं हैं हमारी, वो सब अपने अपने राज्यों की राजभाषाएं होंगी। जैसे महाराष्ट्र में मराठी राजभाषा है, गुजरात में गुजराती राजभाषा है, पंजाब में पंजाबी राजभाषा है, और आज किसको बच्चों से बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रणाम माता जी। सिखाओ बच्चों को अच्छी बात। हाँ जी, ये जरूरी है। हाँ जी, बड़ों के लिए। हाँ। ये सर की माता जी हैं बच्चों। हाँ, ये जिससे बात है बहुत
नमस्ते मैम। आप उन्हें दादी जी नानी जी भी बोल सकते हैं। बैठिए। नमस्ते दादी। सब बच्चे आपको नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते दादी जी। बहुत सारे बच्चे हैं अभी मुंबई के। नमस्ते दादी जी। प्रणाम। अभी कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ये तय हुआ कि 15 साल में ये काम हो जाएगा, लेकिन जब 15 साल बाद ये काम करने का, यानी ये बदलाव करने का, अंग्रेजी से हिंदी में पूरे देश का प्रशासन और शासन बदलने का समय आया, तो फिर दक्षिण भारत के लोगों को एक बार फिर से उकसाया गया और उनको ये समझाया गया कि अगर ऐसा हो गया तो उत्तर भारत के लोगों का, हिंदी भाषियों का दक्षिण भारत पर, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक आदि प्रदेशों और मुख्यतः तमिलनाडु की में ये समस्या थी कि उनके ऊपर वो छा जाएंगे, उनके ऊपर उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और इससे उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये एक डर पैदा किया गया। तो एक बहुत उग्र आंदोलन हुआ, कई लोगों की जानें गई उसमें तमिलनाडु में। और तब ये फिर संसद में उस समय प्रधानमंत्री शास्त्री जी हो चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि जब तक कोई भी एक राज्य हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, करने से इनकार करेगा और अंग्रेजी को ही चाहेगा, तब तक अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा और अंग्रेजी एक सहायक भाषा के रूप में बनी रहेगी हिंदी के साथ। तो ये भी एक अस्थायी प्रावधान था, ये पूरे अनंत काल के लिए नहीं था, लेकिन जैसा कि होता है, एक बार कोई चीज हो गई तो उसके बाद फिर उसको पलटने की और बदलने की ताकत लोगों में बचती नहीं और बहुत इच्छा भी नहीं बचती। तो आज तक वही स्थिति चली आ रही। ये सवाल बहुत सारे लोग उठाते हैं, हो सकता है तुम लोगों के मन में भी उठता हो कि जब हिंदी, भारत में हिंदी तो जब राजभाषा है, कई लोगों के मन में वो आज भी राष्ट्रभाषा है, जबकि कानूनन वो नहीं है, तो उसको फिर अलग से दिन मनाने की क्या जरूरत है? आप लोग शायद मराठी दिवस नहीं मनाते होंगे, गुजराती दिवस नहीं मनाते होंगे, कन्नड़ दिवस नहीं मनाते होंगे, तो क्या हिंदी का ये दिवस मनाने की क्या जरूरत है? इसलिए है कि ये हिंदी का दिवस नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये राजभाषा का दिवस है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में एक अंतर होता है जो हमको, आपको मालूम होना चाहिए। किसी देश की राष्ट्रभाषा होने का मतलब है कि उसमें सारे देश के सारे काम उस भाषा में होंगे, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, निजी काम हो या दूसरी तरह के, सारे काम, सारी शिक्षा, सब कुछ उस राष्ट्रभाषा में होगा। राजभाषा, उसमें चूंकि राज जुड़ा है, इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है, क्योंकि संविधान में है संघ की राजभाषा, संघ यानी भारतीय संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, तो भारत एक संघीय गणराज्य है। एक मैं गाना सुना दूं इसको पता नहीं अभी उसमें ये केवल केंद्र सरकार का जहां जहां कामकाज होगा उसकी भाषा ये होगी, वो राजभाषा में होगा। और उसमें भी देश के सारे लोगों को हिंदी समान रूप से नहीं आती, तो इसलिए देश को 3 भागों में बांट दिया गया। एक क क्षेत्र है, एक ख क्षेत्र है, एक ग क्षेत्र है। तो जहां 100% लोग हिंदी जानते हैं वो क क्षेत्र में आते हैं, और वहां ये है तरीका, नियम कि वहां का सारा कामकाज, सरकारी कामकाज हिंदी में होगा। ख क्षेत्र में वो प्रदेश आते हैं जिनमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस तरह के प्रदेश हैं जहां पर लोग हिंदी भी जानते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते, 100% लोग नहीं जानते, तो वहां कुछ प्रतिशत हिंदी में काम होगा। और ग क्षेत्र में दक्षिण के क्षेत्र आते हैं और उत्तर पूर्व के क्षेत्र आते हैं, जहां पर हिंदी जानने वालों की संख्या काफी कम है, देश के दूसरे हिस्सों से काफी कम है, और वहां पर सरकारी कामकाज में
तो सबसे कम मात्रा में हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ये स्थिति है। तो महाराष्ट्र, जैसे मैंने कहा, मुंबई ख क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं, देखते भी होंगे कि वहां पर जो सरकारी कामकाज है वो मुख्यतः मराठी में, हालांकि जो उच्च स्तरीय काम है वो आज भी अंग्रेजी में होता है। और चूंकि ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन रही, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में भी हिंदी मूल केंद्रीय भाषा के रूप में स्थापित नहीं हो सकी। तो गाना सुनाना इसको संदेश जो पूरी अच्छा तो सरिता, मम्मी को उधर कर। लेकिन अब मैं, ये तो राजभाषा की बात हो गई और हिंदी दिवस यानी राजभाषा दिवस की बात हो गई, लेकिन मैं कोई आपको यहाँ तकनीकी जानकारी देने के लिए नहीं आया, और अभी आप लोगों के लिए राजभाषा राष्ट्रभाषा का अंतर आदि ये सब समझने की भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हिंदी की, और हिंदी को यहाँ पर मैं केवल सारी भारतीय भाषाओं की एक प्रतिनिधि भाषा के रूप में सामने रख रहा हूँ। केवल हिंदी की बात करें हम लोग अपनी अपनी भाषाएं छोड़ दें या उन पर ध्यान कम दें और सारा ध्यान अपना हिंदी पे लगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। भारत की हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है। भारत की हर भाषा पूरे देश की और हम सबकी साझा संपत्ति है, साझा संपदा है और साझा गर्व है। हिंदी उनमें अपनी व्याप्ति के कारण, संख्या के कारण सबसे बड़ी है, तो एक अधिक से अधिक उसको बड़ी बहन कह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी हुआ क्या है, चूंकि उस समय के मैंने कारण आपको समझाया कि किन कारणों से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकी और केवल राजभाषा हो गई, तो राज्य से बाहर के जो हिस्से थे, जिनमें शिक्षा व्यवस्था भी शामिल थी और निजी क्षेत्र भी शामिल थे, उद्योग, व्यापार, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र शामिल थे, उनमें अंग्रेजी का राज बराबर चलता रहा, और न सिर्फ चलता रहा लेकिन बढ़ता रहा। जिसका एक परिणाम ये है, और इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कि आज आप लोग भी, आपकी माध्यम भाषा भी अंग्रेजी है, कोई भारतीय भाषा नहीं है। आप अपनी भारतीय भाषाएं हिंदी सहित उनको या तो अपने घर में सीखते हैं, और हिंदी शायद आपको स्कूल में पढ़ाई जाती होगी एक विषय के रूप में, शायद दूसरी भारतीय भाषाएं भी पढ़ाई जाती हों, लेकिन आपका जो माध्यम भाषा है, आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे केंद्रीय महत्व की चीज है प्राथमिक शिक्षा में या सारी शिक्षा में, सारी दुनिया में, वो एक ऐसी भाषा में है जिसको समझने वाले केवल अधिक से अधिक 10% हैं इस देश में, और 90% जो भारत है वो अपना सारा काम, अपना पूरा जीवन अपनी अपनी भाषाओं में गुजारता है। वो अंग्रेजी में जीता नहीं है, अंग्रेजी वो नहीं जानता। और अभी स्थिति है, आप लोगों ने कभी ये महसूस किया है, आप लोग, मैं नहीं जानता कि अभी इस स्थिति में हैं कि नहीं, इतने बड़े हुए हैं कि नहीं, आप ये महसूस कर सकें कि एक फर्क है। लेकिन अगर आप चाहेंगे और आज के बाद आप थोड़ा आसपास अपने देखेंगे, तो आप इस फर्क को महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास ऐसे बच्चे आते होंगे आपकी ही उम्र के, जो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोलते, जिनको अंग्रेजी नहीं आती। ऐसे बच्चों को आप देखते हैं ना। और आप सब लोग यहाँ पर, आप तो बहुत भाग्यवान लोग हैं, और आपकी माता पिता ने आपको एक बहुत अच्छे विद्यालय में भेजा है, जहाँ पर आप बहुत अच्छी पढ़ाई मिलती है आपको, और आप अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान भाषा हो गई। अभी आप अंग्रेजी शायद बोलेंगे तो ज़्यादा सहजता से, ज़्यादा प्रवाह उसमें होगा हिंदी की तुलना में शायद। हालांकि आज सबकी बहुत अच्छी, उच्चारण भी हिंदी का बहुत अच्छा था। मैं एक बार सबको, फिर बच्चों को बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात महसूस करिएगा कि क्या आपकी दोस्ती कभी ऐसे बच्चों से हो पाती है या है
जो इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं जानते, शायद नहीं होगी। हो सकता है कि वो बच्चे आपसे ज्यादा प्रतिभावान हो, आपसे ज्यादा तेज हो, या आपकी जैसे ही तेज हो। उनकी जो समझ है, उनकी जो बुद्धि है, वो उतनी तेज और बढ़िया हो और सीखने में उतनी जबरदस्त हो जैसी आपकी है, और हो सकता है आपसे ज्यादा हो। लेकिन क्या उनको आपसे और आपके घरों में और बाकी जगह भी समाज में वो इज्जत मिलती है जो आपको मिलती है? नहीं मिलती। वो बच्चे जो सिर्फ मराठी बोलते हैं या सिर्फ गुजराती बोलते हैं, तो मुंबई में तो मराठी गुजराती वाले दोनों बच्चे मिल जाएंगे आपको, ज्यादा मराठी वाले मिलेंगे। क्या उनसे दोस्तियां, अच्छी गहरी दोस्तियां आपकी होती हैं, हो पाती हैं? वो आपके, जिसे हम कहते हैं सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में शामिल हो पाते हैं क्या? नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? उनके पास क्या नहीं है जो आपके पास है? उनके माँ बाप के पास, हाँ, उनके पास इंग्लिश नहीं है, और इसलिए नहीं है कि उनके माँ बाप के पास शायद उतना पैसा नहीं है जितना आपके माता पिता के पास। यानी वो उनको राम रत्ना जैसे स्कूलों में नहीं भेज सकते, या उनकी स्थितियां ऐसी कि उनको पढ़ाई ही नहीं मिली है, बहुत कम पढ़ाई मिली, जो वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर अच्छे विद्यालय नहीं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? प्रतिभा, लगन, मेहनत की क्षमता और आत्मविश्वास। तो अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश में ऐसी है बेटा, कि इन बच्चों के पास प्रतिभा भी है, मेहनत की क्षमता भी है, आगे बढ़ने की भूख भी है, संघर्ष करने की क्षमता शायद आपसे ज्यादा होगी, क्योंकि उनको रोज संघर्ष करना पड़ता है, उनके माता पिता को संघर्ष करना पड़ता है, उनकी जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा है। लेकिन उनके पास सिर्फ एक अंग्रेजी नहीं है, इसलिए ये आप भी जानते हैं कि वो एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो ये जो अंग्रेजी का अभाव है, ये उनके आत्मविश्वास को रोज तोड़ता है। उनका मन करता होगा आपके साथ खेलने का, आपसे बात करने का, चाहे सड़कों में, बाजारों में, आसपास आपके मोहल्लों में, सोसाइटीज में। हालांकि सोसाइटीज में तो अब उस तरह के बच्चे कम हैं, उनको प्रवेश ही नहीं मिलता बेचारों को। लेकिन आप जब बाहर जाते होंगे तो आप देखते होंगे ऐसे बच्चों को। तो क्या ये न्यायपूर्ण बात है, क्या ये अच्छी बात है किसी देश के लिए कि उसके 90% लोग आत्मविश्वास और सम्मान से, प्रतिष्ठा से, इज्जत से वंचित रहे, उनको वो न मिले जिसके वो हकदार हैं, और उनको आगे बढ़ने का, ज्ञान ग्रहण करने का वो अवसर न मिले जो आपको सौभाग्य से मिला हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ये किताब है, ये है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। इसको हमारे एक मित्र ने लिखा है, द मिथ ऑफ इंग्लिश मीडियम। संक्रांत सानू ने इसको लिखा है। संक्रांत सानू आधा समय अमेरिका में रहते हैं, आधा समय भारत में रहते हैं, IIT से पढ़े हुए हैं, खुद अपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक हैं, एक प्रकाशन के मालिक हैं, टेक्नोलॉजी के IT में जो हाईटेक क्षेत्र है उनमें काम करते हैं। तो वो पूरी तरह अंग्रेजी की दुनिया से परिचित, उसमें डूबे हुए, और उसमें एक बहुत सफल इंसान है, इंजीनियर तो है ही। उन्होंने पूरे देश में घूमकर बहुत अध्ययन करके, बात करके लोगों से ये लिखी है, द इंग्लिश मीडियम मिथ।
यानी अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। लेकिन बहुत सारे कारणों से ये जो अंग्रेजी माध्यम ही इस देश को आगे ले जा सकता है, हमारे बच्चों को आगे ले जा सकता है, ये एक पूरा भ्रमजाल इस देश में इन पिछले 75 साल में फैला है, जिसके हम सब शिकार हो गए हैं और समूची शिक्षा व्यवस्था शिकार हो गई। और इसने एक ऐसे भारत को बना दिया है, एक ऐसे देश को बना दिया है जिसमें एक तरफ 90% लोगों का भारत है और 10% लोगों का इंडिया है। आप इंडिया में हैं, बाकी बच्चे, बाकी लोग वो भारत में। इंडिया के लिए तो दुनिया खुली हुई है, भारत के लिए दुनिया सीमित है, और उसके लोगों को सिर्फ एक भाषा न आने के कारण तरक्की के, आगे बढ़ने के, ऊंचा उठने के वो मौके नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते, और वो इज्जत नहीं मिलती, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो उनको एक मनुष्य के नाते, एक भारतीय के नाते मिलनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। संविधान की ये इच्छा नहीं थी, संविधान की मंशा ये नहीं है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सभी नेताओं की, चाहे वो गांधी जी हो या सावरकर हो या रविन्द्रनाथ टैगोर हो या सुभाष चंद्र बोस हो, वो ऐसा भारत नहीं चाहते थे कि जो भाषा के आधार पर बटा हुआ भारत। वो चाहते थे, और हम भी चाहते हैं, कि हर भारतीय बच्चे को आगे बढ़ने के और उच्चतम ज्ञान ग्रहण के, शिक्षा ग्रहण के समान अवसर मिलने चाहिए, बराबर मौका मिलना चाहिए, है ना? ठीक बात। तो सबको सीखने की छूट और सीखने का मौका तो बराबर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जो हिंदी दिवस है, इसका एक हम फायदा इस रूप में भी उठा सकते हैं कि हम जरा भाषा की दृष्टि से अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने आसपास के इस समाज के उन लोगों को देखें, थोड़ा अलग दृष्टि और ध्यान से देखें, थोड़ी ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ, थोड़ी ज़्यादा प्यार के साथ, न्याय को ध्यान में रखते हुए उनको देखें, और फिर अपने से पूछें कि क्या ये ठीक है, क्या ऐसा ही होना चाहिए। अंग्रेजी एक बहुत उपयोगी भाषा है। मैं खुद अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी का पत्रकार रहा हूँ पहले 9 साल। तो मुझे अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं है, मुझे अंग्रेजी से बहुत प्रेम है। वो बहुत अच्छी, बहुत समृद्ध, बहुत प्यारी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा, मुझे बहुत ज्यादा उससे प्रेम है। लेकिन अंग्रेजी मेरी आत्मा की भाषा नहीं है। मेरी आत्मा की भाषा तो हिंदी है, या मैं अगर महाराष्ट्र में होता तो मेरी आत्मा की भाषा मराठी होती, गुजरात में होता तो गुजराती होती, तमिलनाडु में होता तो तमिल होती, और केरल में होता तो मलयालम होती। मेरा जो पिंड है, मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो मानसिकता है, मेरी जो बुद्धि है, वो अंग्रेजी से नहीं बनी। अंग्रेजी ने उसमें कुछ जोड़ा है, मुझे नया ज्ञान दिया है, नए अनुभव दिए हैं। लेकिन जो मेरा मूल पिंड है, जो मेरा जो मूल व्यक्तित्व है, मेरा जो स्व है, सेल्फ, वो हिंदी का बना हुआ है, वो भारतीय भाषाओं का बना हुआ है। मेरे संस्कार हिंदी के हैं, इसलिए क्योंकि मेरा सौभाग्य था कि मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने से बच गया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरा। मुझे कई बार उन लोगों पर और उन बच्चों पर थोड़ी दया आती है, थोड़ा तरस आता है कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनसे कितना बड़ा खजाना छूट गया, खो दिया उन्होंने, जो उनका हो सकता था लेकिन अब शायद नहीं हो पाएगा। आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की परंपरा, महाराष्ट्र की संस्कृति, मराठी के जो समृद्धि है। अगर आप गुजरात के हैं तो गुजराती की जो समृद्धि है, गुजराती के बड़े बड़े लोग, गुजराती समाज जिन लोगों के कारण बना है, जिस संस्कृति के कारण बना है, हमें ये कहने में गर्व होता है कि मैं गुजरात का हूँ,
मैं गुजराती हूँ या मैं मराठी हूँ या मैं तमिल हूँ या मैं केरल का हूँ या मैं हिंदी का हूँ, हिंदी भाषी हूँ, वो गर्व अंग्रेजी से नहीं आता। आपको हो सकता है कि एक अंग्रेजी आने के कारण एक गर्व का अनुभव होता हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपसे क्या छूट गया है और क्या छूट जाएगा अगर आप अंग्रेजी सीखते हुए, अंग्रेजी में पढ़ते हुए, काम करते हुए भी अपनी जो भी आपके घर की भाषा है, आपकी जो मातृभाषा है, उसमें और गहराई से उसके भीतर नहीं जाएंगे, उसकी समृद्धि को, उसकी ताकत को, उसकी खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को और उसकी गरिमा को जब तक आप नहीं समझेंगे। तो हिंदी दिवस अपनी अपनी मातृभाषाओं को याद करने का, अपनी मातृभाषाओं की ओर लौटने का दिन हो तो बहुत अच्छा होगा। हिंदी उनके लिए है जो हिंदी वाले हैं, हिंदी भाषी हैं, लेकिन हम हिंदी दिवस को, कम से कम मैं इस हिंदी दिवस को मैं भारतीय भाषा दिवस के रूप में ही मनाता हूं और सारी भारतीय भाषाओं की बात करता हूं, क्योंकि जब सारी भारतीय भाषाएं बढ़ेंगी तब भारतीयता बढ़ेगी। और अगर मेरे जैसा आदमी एक बहुत सामान्य हिंदी भाषी हिंदी माध्यम विद्यालय में पढ़ के आज यहाँ पहुँच सकता है, मैं समझता हूँ कि जया जी भी मूलतः तो हिंदी भाषी ही पृष्ठभूमि से आती हैं, और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शिक्षिकाएं होंगी, शिक्षक होंगे जो मूलतः अपनी अपनी भाषाओं के पृष्ठभूमि से आए हैं, जो सब अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज सब मैं भी, हम जया जी भी, हम सब लोग अंग्रेजी में खूब जम के काम करते हैं। हमारी अंग्रेजी किसी अंग्रेजी वाले से कम नहीं है, अंग्रेजों से भी शायद कम नहीं होगी हमारी अंग्रेजी। तो हम अपनी भाषा में रहते हुए भी दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं और अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, और अंग्रेजी सबको जाननी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है, बहुत इस समय अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी भाषा है, बहुत उपयोगी भाषा है, उसमें बहुत ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो हमको चाहिए। लेकिन जो हमारी अपनी भाषाओं में ज्ञान है, वो ज्ञान हमको भीतर से पुष्ट करता है, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को और हमारे जीवन को पुष्ट करता है। अंग्रेजी हमारे जीवन को, हमारी आत्मा की पुष्टि का माध्यम नहीं हो सकती, वो हमें भारतीय नहीं बना सकती, वो हमें भारतीयता से थोड़ा दूर ले जाती है धीरे धीरे। क्योंकि जब भाषा बदलती है, हमारी प्रमुख भाषा क्या है इस बात से तय होता है कि हमारी जीवन शैली कैसी होगी, हमारी जीवन दृष्टि कैसी होगी, हमारे सपने कैसे होंगे, हमारी पसंद और नापसंद कैसी होगी, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा आत्मबोध कैसा होगा, है ना। हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो अपने बारे में हमें क्या लगता है। तो एक भारतीय होने के नाते मैं क्या महसूस करता हूँ, ये एक, तुम लोग हालांकि काफी छोटे हो लेकिन इतने प्रतिभावान हो कि मुझे मन कह रहा है कि मैं तुमसे ये कहूँ तो तुम लोग इसको समझोगे कि कितना जरूरी है अपने आप की इज्जत करना, अपनी विरासत की इज्जत करना, अपने माता पिता की, उनके माता पिता की, और अपने बाबा दादी के माता पिता और उनके बाबा दादी, यानी वो पूरी परंपरा जिसके कारण आज हम यहाँ पर हैं और इतने सुख से हैं, उस पूरी परंपरा से जुड़े रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जब एक पराई भाषा को अपना लेते हैं और प्रथम भाषा अपनी बना लेते हैं, पहली भाषा, तो फिर हम उस पूरी परंपरा से और उस स्मृति से अपने को काट लेते हैं। ये एक संस्कृति की हत्या है, ये एक सांस्कृतिक आत्महत्या है। मैं आशा करता हूं कि रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक और बच्चे इस सांस्कृतिक आत्महत्या से बच सकेंगे। अंग्रेजी सहित जितनी भाषाएं आप सीख सकते हो आप जरूर सीखिए। जो व्यक्ति जितना बहुभाषी होता है उतना वो अंदर से अमीर होता है, उतना समृद्ध होता है, उतना ही उसकी दिमागी दुनिया बड़ी होती है। हर भाषा एक पूरा संसार है अपने आप में, और जब आप एक भाषा सीखते हैं और उसमें जीते हैं, उसमें गहराई में जाते हैं, तो आप एक पूरे नए संसार में प्रवेश करते हैं। आपकी मानसिक क्षितिज बड़े होते हैं, विशाल होते हैं।
आप एक ही भाषा में अगर रह गए एक मुख्य भाषा के रूप में, तो आपकी जो दिमागी दुनिया है वो सीमित हो जाएगी। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपनी अपनी भाषाएं भी उतनी ही गंभीरता से सीखिए और अपनाइए जैसे आपने अंग्रेजी को अपनाया और सीखा है। और उसके अलावा आप विदेशी भाषाएं भी सीखिए, आप भारत की दूसरी भाषाएं भी सीखिए। जितना सीख सकते हो, जितनी भाषाएं सीख सकते हो सीखिए, क्योंकि आप जितनी भाषाएं सीखेंगे आप उतने अमीर बनेंगे, भीतर से उतने बौद्धिक रूप से समृद्ध बनेंगे, सशक्त बनेंगे, सफल बनेंगे और आपका दिमाग उतना ज़्यादा सक्रिय होगा। ये हमारी न्यूरोसाइंस भी बताती है। आपको पता है जो मेरी जैसी उम्र के लोग होते हैं उनको, जिनको बहुत बड़ी उम्र में डिमेंशिया की खतरा पैदा हो जाता है, पार्किंसंस का खतरा पैदा हो जाता है। आप घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं तो आप देखते होंगे उनको चीज़ें याद नहीं रहती, उनकी भी धीरे धीरे दिमागी क्षमताएं भी कम होने लगती हैं। तो दिमाग को सक्रिय बनाए रखने के लिए सारी दुनिया के जो मनोवैज्ञानिक हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो जो सबसे अच्छा तरीका बताते हैं वो है एक नई भाषा सीखना। तो अगर हम नई भाषा सीखना अभी से शुरू कर दें तो हमारी दिमागी सक्रियता, हमारे दिमाग में जो स्नायु है, सिनेप्सिस हैं, वो और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, हमारी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये काम हमारे शिक्षक भी, जया जी भी कर सकती हैं, इस आंदोलन की शुरुआत कर सकती हैं, वो कर रही हैं, मैं जानता हूँ। मेरा पिछला अनुभव भी बहुत अच्छा था, लेकिन हम जितना कर सकें उतना अच्छा है, उतना हमारा और हमारे बच्चों को फायदा होगा। हमारे बच्चे जितने बहुभाषी होंगे उतने ही कामयाब होंगे, उतने ही आगे जाएंगे और उतना ही विद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि बच्चे ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद सर, आपके अनमोल वचन हमारे लिए बहुमूल्य और प्रेरणात्मक है। अब मैं आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। राहुल जी को मेरा प्रणाम। उनके जैसे चिंतक और विचारक हमारे सामने हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनसे इतना आज कुछ जानने और सीखने को मिला है। उन्होंने काफी सारे गंभीर प्रश्न भी हमारे सामने रखे हैं, जिसे मैं फूड फॉर थॉट कह सकती हूँ। हम सभी को उस पर बहुत ज्यादा विचार करना है। और बच्चे, आपके लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि पूरा जीवन आपके सामने है। इन प्रश्नों को आज अगर आपने ध्यान से सोचा और आने वाले जीवन में भी इस बातों पर ध्यान देते गए, तो हमारा जो एक ध्येय है रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल का है कि हम जिम्मेदार नागरिक बनाएं। मुझे लगता है सर के सवालों में जिम्मेदारी किसे कहते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से समेटा है कि आप अपने आसपास के बच्चों में क्या वही प्रतिभा नहीं देख पाते? क्या आपको अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा को बोलने या सुनने में संकोच महसूस होता है? क्या आप किसी दूसरे को इस आधार पर, किसी की समझदारी को इस आधार पर नापते हैं कि वो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है? अगर इन सवालों को आपने अपने जीवन में समझा और उनका मंथन किया तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य तो जरूर उज्जवल होगा, हमारी भारतीय भाषाओं का भविष्य उज्जवल हो सकता है। मैं सर के बाद कुछ कह सकूं इतनी तो मेरी क्षमता नहीं, और इतनी मैं कृतज्ञता भी नहीं करूंगी कि मैं सर के सामने कुछ कहूं। मैं यही बस बच्चों को कहना चाहूंगी कि आप ये ध्यान रखिए कि जो सदियों से हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारे ग्रंथों में इतनी सीख जो हम सिर्फ एक दादी नानी से सुनते हैं, उन्होंने अपनी दादी नानी दादा नानी से सुनी होंगी, वो सब जो हमारे साहित्य में है, हमारी भाषा में वो सब मिली हुई हैं। अगर हम हमारी भाषा छोड़ देते हैं तो हम हमारे संस्कारों से, हमारी इस पूरी धरोहर से वंचित रह जाते हैं। तो अंग्रेजी से कोई शिकायत नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है, एक संवाद का माध्यम है, जिसे कि हम वैश्विक स्तर पे भी आसानी से अपना एक भविष्य बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हिंदी से और भारतीय भाषाओं से दूरी ना रखें, उनसे प्यार करें। इतनी समृद्ध भाषाएं हैं कि इतने सारे शब्द जो संस्कृत और हिंदी और हमारी भारतीय भाषाओं में, शायद उनका अनुवाद आपको इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा में ना मिल पाए। तो इतनी समृद्ध भाषा को हम समझें, सीखें, शुद्ध बोलने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात, किस तरह से हम उसे बचाए रख सकते हैं,
किस तरह हम उसमें गौरव का अनुभव कर सकते हैं। हिंदी बोलने में सकुचाइए मत, किसी की समझदारी को और किसी की प्रतिभा को, उसको कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है इसके आधार पर मत नापिए और तौलिए। सर, आपने जितने भी हमें आज सुझाव दिए और नई जानकारियां दी हैं उन पे हम जरूर काम करेंगे। जहां तक मुझे ध्यान आता है, जितना जानकारी थोड़ी सी है, जैसे सर ने कहा कि गांधी जी के योगदान को भी और कई लोगों के योगदान को बिल्कुल भूला नहीं जाना चाहिए। गांधी जी ने जब ये विषय चल रहा था राजभाषा और राष्ट्रभाषा का, तब उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था। जैसे हम एक पल्स कहते हैं, देश की पल्स को समझने के लिए कौन सी भाषा है जो सबसे ज्यादा लोगों को अपील करेगी, कौन से लोग उसको ज्यादा जुड़ पाएंगे। तो ये जो है, ये सब कुछ हम कह सकते हैं कि मनगढ़ंत बातें नहीं है। और हमारे नेता भी जो है वो अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से नहीं चले। उन्होंने हमेशा देश की नब्ज को समझने की कोशिश की है। आज अगर हम भी आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्यकरण से दूर रह सके, अपने खुद की परंपराओं को बचा सकें, तो ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा भाषा के लिए और भारत के लिए। आज हमारे बीच प्रस्तुत होने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, प्रणाम। मैं अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्रों का भी अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। धन्यवाद। तो मुझे इजाजत है चलने की। एक जी, मेरा दूसरा जी। कार्यक्रम है जिसमें काफी देर हो गई है। जी, तो आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जया और सभी दोस्तों को। आपका मार्गदर्शन बना रहे सर। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं हनी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक ही दिन हमें नियत हिंदी दिवस मनाना है। माननीय मुख्य अतिथि, प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, अध्यापकगण को मेरा प्रणाम। यह हमारा सौभाग्य है कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए और हम सभी ने हिंदी दिवस समारोह को सहजता से मनाया। आप सभी की इस औजपूर्ण उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि वे हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं हमारी प्राचार्य जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं विद्यालय के सभी हिंदी शिक्षकों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से यह समारोह सफल हुआ। तकनीकी क्षेत्र के लिए मैं दिलीप सर, निशिता मैम और कक्षा 9वीं के छात्र मोहक दागा और यक्ष जैन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आयोजित किया। अंत में मैं एक पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हिंदी मेरी शान है, हिंदी ही पहचान है, हिंदी मेरा गर्व है, हिंदी ही अभिमान है, हिंदी ही अभिमान है। अंत में एक बार सभी उपस्थित लोगों को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद हनी दीदी। आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आशा मैम, मल्लिकार्जुन सर, मंजू मैम और जितने भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं इस कार्यक्रम से जुड़े, जिन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया और इस पूरे कार्यक्रम की परियोजना की, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ढेर सारी बधाइयां। बच्चों, आप सभी हिंदी को आगे बढ़ाते रहें और उसे अपना मान समझते रहें। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं एक बार फिर से सभी को। धन्यवाद। शुभ दिवस। धन्यवाद मैम।